नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति का ऐलान। संगठन के लोग भी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की तेज होगी घेराबंदी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। पूछा सवाल, बिल्किस बानो के गुनाहगारों का सत्कार, क्या यही है बीजेपी की हिंदू संस्कृति? राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना। कहा, राष्ट्र के लिए खादी लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के लिए चीन का पॉलिस्टर। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री की कथनी और करनी मेल नहीं खाती। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का रोमांचक मुकाबला शुरू। जो भी टीम जीतेगी मुकाबला, उसके फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी हो जाएगा साफ। T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है एशिया कप। तो ये थी सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर जुड़ी है कांग्रेस की बड़ी बैठक से। सभी की निगाहें आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक पर लगी हुई थी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखों पर मोहर लगा दी गई। अक्टूबर के आखिर तक कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कब होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव और कौन बन सकता है कांग्रेस का नया अध्यक्ष, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और बात होगी झारखंड में मचे सियासी घमासान की। साथ ही आपको बताएंगे कि नितिन गडकरी ने अपने बयान में किस पर साधा निशाना। वहीं बात करेंगे गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की ओर। 2019 के बाद से ही कांग्रेस को एक ऐसे हाथ की जरूरत है जो पंजे को मजबूती दे सके। अब कांग्रेस की ये तलाश अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। कांग्रेस को अब जल्द ही अपना फुल टाइम नया अध्यक्ष मिलने वाला है। करीब 3.5 साल से सोनिया गांधी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि पार्टी में जल्द चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों को तय करने के लिए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। तो क्या फैसला हुआ बैठक में, कब होंगे चुनाव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पार्टी को 19 अक्टूबर को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर CWC की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। पार्टी की ओर से चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक 22 सितंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन का समय 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्टूबर को होगी और 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर एक ही उम्मीदवार होता है तो 8 अक्टूबर को ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की दिशा में 17 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 4 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती का काम 19 अक्टूबर को होगा और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 19 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। वैसे इससे पहले पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि 20 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने के चलते इसमें 1 महीने से ज्यादा का समय लग रहा है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी का अधिवेशन कहां होगा, अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। वैसे लिस्ट में राजस्थान और गुजरात सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में पार्टी का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। राज्य में पार्टी की सरकार भी है। दूसरी ओर गुजरात में 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। संभावना इसी बात की है कि जिस समय कांग्रेस में अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग हो रही है, उससे 2 से 3 दिन आगे पीछे चुनाव आयोग गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दे। ऐसे में गुजरात में पार्टी का अधिवेशन होने से इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन परेशानी ये है कि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। CWC की इस बैठक ने कांग्रेस की बड़ी परेशानी को सुलझा दिया है, लेकिन झारखंड में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते समय के साथ सीएम सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल के फैसले से पहले बीजेपी सूबे में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी सरकार को बीजेपी की सेंधमारी से बचा रहे हैं। वो सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के साथ लतरातू डैम पहुंचे, जहां उन्होंने राजनीतिक पारे के चढ़ने के बावजूद सुकून में समय बिताया। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा?
क्या जाएगी सोरेन की कुर्सी? क्या होगी नई सियासी पिक्चर? इन सवालों ने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं अब सबकी निगाहें राज्यपाल के फैसले पर टिकी हैं। इस बीच बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश में है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने विधायकों को एकजुट किया है। सीएम सोरेन सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के साथ खूंटी के लतरातू डैम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खूब सेल्फी भी ली। इसके बाद सभी वापस गेस्ट हाउस आ गए। गेस्ट हाउस की बालकनी में आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री और विधायकों ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इन तस्वीरों से साफ है कि उन्हें विपक्ष के प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और महागठबंधन सरकार एकजुट है। इस बीच सीएम आवास पर जुटे सत्ताधारी विधायकों ने एक स्वर में कहा कि हेमंत की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल का फैसला जो भी आए, उनके सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने साफ कहा कि जनादेश को किसी भी कीमत पर ताक पर नहीं रखने देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जहां एक तरफ जेएमएम नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सोरेन को ताकत दे रही है। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं, हमारे पास बहुमत है, सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हर हाल में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब महागठबंधन के नेता एकता का संदेश दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि जब तक दोस्ती नहीं टूटेगी तब तक बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। सोरेन के इस एक्शन से बीजेपी मुश्किल में है, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। नितिन गडकरी के बयानों को लेकर उन पर पार्टी ने एक्शन लिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चुनाव समिति में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। संकेत यहां तक दिए गए कि अगर गडकरी ने पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने वाली बयानबाजी बंद नहीं की तो उनका मंत्री पद भी जा सकता है। लेकिन गडकरी फिलहाल किसी दबाव में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पार्टी नेताओं में बेचैनी दिख रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। मौका कोई भी हो, गडकरी के दिल में जो होता है वो उसे अपनी जुबान में ले आते हैं। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो गडकरी बयान देते हैं कि देश में मजबूत विपक्ष के लिए मजबूत कांग्रेस की जरूरत है। पीएम देश के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं तो गडकरी मंच से बोलते हैं हमें झूठे दावे और वादे नहीं करना चाहिए। कई मौकों पर गडकरी के बयानों के सहारे विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है और यही कारण है कि गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गडकरी के बयानबाजी से नाराज था, लेकिन गडकरी पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ा है। तभी नागपुर में कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। गडकरी ने कहा तो कारोबारियों पर था, लेकिन निशाना कहीं और था। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वे हार मान लेता है तो खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि किसी को कभी भी इस्तेमाल कर फेंकना नहीं चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे नहीं छोड़ें। सिर्फ उगते सूरज की पूजा ना करें, डूबते सूरज की भी पूजा होनी चाहिए। गडकरी का इशारा बीजेपी के उन नेताओं की ओर था जिन्होंने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, लेकिन जब पार्टी को उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया, उन्हें भुला दिया गया। इशारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एल के आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं की ओर था। इसके साथ ही गडकरी ने उन नेताओं को भी नसीहत दी जो थोड़े से फायदे के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर लेते हैं और दल बदलने से नहीं चूकते। गडकरी ने कहा कि जब वे छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। नितिन गडकरी अपने बयानों से पीएम को आईना दिखा रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज होने जा रहा है। इन दोनों राज्यों में इस साल के आखिर में चुनाव होंगे, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी दोनों राज्यों में बैकफुट पर है। तो क्या महंगाई के मुद्दे पर हार जाएगी बीजेपी? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस दफा कौन बाजी मारेगा, ये सवाल आम और खास हर किसी के दिल और दिमाग में है। इस दफा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। वैसे सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और दोनों ही राज्यों की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी पर महंगाई का मुद्दा भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद से खाने पीने की हर चीज के दाम 4 गुना बढ़ गए।
बढ़ती महंगाई लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार जीएसटी को अमल में लाई और जानकार बताते थे कि इसका असर गुजरात के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। 2017 में जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन सीटों की संख्या में कमी आई और वो कमी साफ तौर पर नजर आ रही थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। सवाल ये है कि क्या इस दफा किसी तरह का बदलाव होगा या पीएम मोदी की लोकप्रियता के सामने कांग्रेस और आप को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में कई सर्वे कंपनियों ने जनता के सामने कई सवाल रखे और ये समझने की कोशिश की कि नतीजे किस तरह के आ सकते हैं। जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। लोगों की राय से साफ है कि इस बार महंगाई काफी है, ये चुनावों में बड़ा मुद्दा होगी। महंगाई के बाद बेरोजगारी दूसरा बड़ा मुद्दा है और इन दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी की हालत चिंताजनक है। और जब से कांग्रेस ने देश भर में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया है, तब से बीजेपी की साख कम हो गई है। हिमाचल में तो सब्जियों के दामों में आग लगी है। हर सब्जी 10 से 15 रुपए किलो महंगी हो गई है और इस पहाड़ी राज्य में बीजेपी सत्ता से बाहर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावों में किस तरह से कैश कराती है, क्योंकि ये मुद्दे कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। लगता है महंगाई बीजेपी को ले डूबेगी। इधर देश में अगले लोकसभा चुनाव होने में अब 1.5 साल से कुछ ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गया है। आयोग ने पूरे देश की मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। निगाहें उन नामों पर हैं जो गलत तरीके से शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग नए सिरे से वोटिंग लिस्ट को बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे फर्जी नामों को हटाया जा सके। दरअसल हाल ही में गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राज्य की मतदाता सूची में कई नाम फर्जी तरीके से शामिल किए गए हैं। कांग्रेस नेता सीजे चावड़ा ने दावा किया था कि एक बूथ पर 100-200 फर्जी मतदाता हैं और विधानसभा क्षेत्र में इनकी संख्या 20,000 तक है। राज्य में 18 से 20 लाख फर्जी वोटर्स हैं और इन फर्जी वोटों के सहारे ही 2017 में बीजेपी ने चुनाव जीता था और 2022 में भी उसकी ऐसी ही कोशिशें हैं। आयोग को वोटिंग लिस्ट की जांच करना चाहिए। अब कांग्रेस की मांग चुनाव आयोग ने सुनी या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन अब पूरे देश में मतदाता सूची को अपडेट करने की तैयारी शुरू हो रही है और इस साल के अंत में इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। 1 जनवरी 2023 के बाद कभी भी नई मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। आयोग ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाएगा, जिसमें वोटिंग लिस्ट में आई गलतियों को सही किया जा सके, डुप्लीकेट नामों को हटाया जाए, फोटो की गलतियों को ठीक करने पर भी जोर दिया जाएगा। आयोग ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करना होगा। आयोग ने कहा कि जिन 5 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में हाल में चुनाव हुए हैं, उनकी मतदाता सूची की भी जांच की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आयोग ने सुझाव दिया है कि मतदाता सूची को सही करने के लिए वो गुरुदा ऐप और आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एरोनेट की मदद ले सकते हैं। इसमें फॉर्म 7 और 8 के आवेदनों को गुरुदा के माध्यम से जांचा जाएगा। इसके बाद ब्लॉक से लेकर जिला चुनाव अधिकारी के स्तर पर जांच होगी। इसमें सभी मानकों की कसौटी पर सत्यापित करके सूची को एरोनेट पर सार्वजनिक किया जाएगा, जिस पर निर्वाचन अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। चुनाव आयोग चुनावों की तैयारियों में जुटा है तो गुजरात में पीएम मोदी की मौजूदगी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने भुज में 3 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान पीएम सड़कों पर पैदल घूमते हुए नजर आए। इसके बाद पीएम ने स्मृति वन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के इस दौरे को गुजरात चुनाव प्रचार से जोड़कर देखा जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन था। इस दौरान पीएम ने स्मृति वन का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि स्मृति वन भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देता है। इस घटना से उबरने के कच्छ के लोगों के उल्लेखनीय जज्बे को सलाम करता है। स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। यह स्मारक 13,000 लोगों की जान लेने वाले 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने के लोगों के जज्बे को दर्शाता है। पीएम मोदी की लगातार हो रही गुजरात यात्राओं को उनके गृह राज्य में पार्टी को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। करीब 24 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए ये चुनाव कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर अगले साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर
गुजरात में मजबूती से अपनी वापसी की रणनीति बनाने में जुटी है। खबरों की माने तो गुजरात में इस बार बीजेपी कमजोर नजर आ रही है और पार्टी का मजबूती का जिम्मा खुद पीएम मोदी ने उठाया है। साल 2017 में राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और उस वक्त कांग्रेस चुनाव जीत से महज एक कदम दूर रह गई थी। हालांकि अंतिम समय में पीएम मोदी ने गुजरात में 3 दिनों तक कैंप लगाकर चुनावी गणित बदल दिया और वो बीजेपी को गुजरात में दोबारा जिताने में कामयाब हो गए थे। लेकिन 2017 में बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी ने गुजरात पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि गुजरात में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है। ऐसे में कांग्रेस के पास जीत का ये सुनहरा मौका है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे जमींदोज हुए नोएडा के ट्विन टावर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 93A में मौजूद सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिरा दिया गया। महज 8 सेकंड में ही पलक झपकते 32 मंजिला इमारत धूल में तब्दील हो गई। जैसे ही टावर गिराने के लिए ट्रिगर दबाया गया, इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। इसके साथ ही धूल का गुबार आसमान में छा गया। आसपास इतनी धूल उड़ रही थी कि किसी को ध्वस्त हुए टावर के आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब धूल का गुबार कमजोर पड़ा तो सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्विन टावर के पास किसी भी इमारत को नुकसान नहीं हुआ था। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलोग्राम बारूद लगाया गया था। इसके लिए इमारतों में 9640 छेद कर बारूद भरा गया था। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आया है। टावर्स को गिराने का यह सारा खर्च बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। ट्विन टावर को गिराए जाने की वजह से नोएडा से ग्रेनो तक और परी चौक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। पिछले 6 महीने से इसे गिराने की तैयारी की जा रही थी। इमारत के गिराने के फौरन बाद धूल के प्रभाव से बचने के लिए सभी आवासीय इलाकों में लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को एहतियात के तौर पर मास्क लगाने की अपील की गई है। फिलहाल एहतियात के तौर पर इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।